नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी गद्य चौथा। अकेली। लेखिका मनु भंडारी और साहित्य प्रकार कहानी। अगले भागों में हमने कहानी का कथा सारांश जो है उस पर विचार विमर्श प्रारंभ किया था और अभी तक हमने देखा था कि कहानी की मुख्य पात्रा नायिका सोमा बुआ जो है उनका एकमात्र पुत्र जिसका नाम था हरखू, उसकी मृत्यु हो जाने पर सोमा बुआ के जो पति है सन्यासी जी महाराज, उसको ऐसा सदमा लगता है कि वे तीर्थवासी हो जाते हैं। अर्थात 11 महीने के लिए वह तीर्थ में हरिद्वार में रहते हैं और 1 महीने के लिए सोमा बुआ के पास आते हैं। 11 महीने तो सोमा बुआ को अकेला ही रहना पड़ता है और सोमा बुआ 11 महीने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पास पड़ोस वाले रिश्ते नातेदारों के साथ घुल मिलकर हिल मिलकर रहने लगती। उनके प्रसंगों में बिना बुलाए चली जाती है, छाती फाड़ कर काम करती है जैसे अपने ही घर में काम कर रही है। इतना ही नहीं, सन्यासी जी महाराज 11 महीने तो बाहर रहते हैं, लेकिन 1 महीने जब सोमा बुआ के पास आते हैं तो वे कभी भी सोमा बुआ को 2 मीठे बोल बोलकर ही उनको आश्वासन नहीं देते, उल्टा ही उनकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सोमा बुआ दूसरों के काम में बिना बुलाए चली जाती है और टांग अड़ाते फिरती है। इसलिए सोमा बुआ के प्रति उनका जो व्यवहार है वह भी काफ़ी निराशाजनक है। अभी अभी कहा सुनी हुई सोमा बुआ और सन्यासी जी महाराज के साथ, और अब बुआ जो है वह धूप में बैठी हुई अपने हाथों पर तेल टोकरी में से लेकर मल रही। तभी इस कहानी की दूसरी पात्रा जिसका नाम है राधा भाभी, वह नीचे उतरती है अपने हाथों में पापड़ लेकर सुखाने के लिए। तो बुआ के साथ उनका वार्तालाप शुरू हो जाता है। बुआ को उदास और बड़बड़ाते हुए देखकर राधा भाभी जो है वह प्रश्न कर बैठती है कि क्या हुआ बुआ, क्यों अकेली अकेली बड़बड़ा रही हो। तो बुआ जो है वह अपनी बात प्रारंभ कर देती है कि हुआ यूँ कि कल किशोरी लाल के यहाँ बिना बुलाए मैं चली गई, उसके बेटे का मुंडन का प्रसंग था तो मैं वहाँ चली गई, और मैं तो कहती हूँ कि घर वालों को बुलावा कैसा होना चाहिए। और वहाँ जाकर देखा तो रसोई घर में बहुत बड़ा तमाशा था और सब कुछ मैंने संभाल लिया। तो किशोरी लाल और उसकी दोनों बहुएं बड़ा जस मान रहे थे। तो मैंने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया कि आजकल के इनकी रोटी पानी का काम रहता है, वरना मैं तो सुबह से ही आपके प्रसंग में काम करने के लिए चली आती। और वहाँ तक जो है वह अभी तक हमने कथा वस्तु जो है उस पर विचार विमर्श किया था। अब वहाँ से अगली कथा जो है उसे हम प्रारंभ करते हैं। तो राधा भाभी जो है, सोमा बुआ के कहने पर राधा भाभी कहती है कि तो आखिर सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, क्या उन्हें तुम्हारा कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता। तो बुआ कहती है कि यो तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता। और फिर कल हुआ यूँ कि किशोरी लाल के यहाँ से बुलावा नहीं आया था और मैं चली गई। पर मैं तो कहती हूँ कि घर वालों को आखिर कैसा बुलावा, और वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं मानते, वरना यूँ ही कोई भला भट्ठी घर रसोई घर का जो काम है वह सौंप देता। अब इनको ये बात कौन समझावे। कहने लगे कि तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाए फिरती है। और एकाएक उन्हें थोड़ी देर पहले सन्यासी जी महाराज के जो कटु वचन है, उसकी जो कटु वाणी है, उसकी याद आ जाती है और बुआ जो है वह रोने लगती। तो राधा भाभी उसको समझाते हुए कहती है कि रोती क्यों हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 11 महीने तो बाहर रहते,
1 महीने के भीतर तो आते हैं तो सुन लिया करो, और क्या। सोमा बुआ राधा भाभी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहती कि सुनने को तो सुन ही लिया करती हूँ, पर मन बहुत दुखता है कि 1 महीने को आते हैं फिर भी कभी 2 मीठे बोल जो है वो नहीं बोलते। मेरा कहीं पर आना जाना इन्हें बिल्कुल सुहाता ही नहीं। सो तू ही बता राधा कि ये तो 11 महीने साल में बाहर रहते हैं, तो आखिर मुझे ही सब रिश्तेदारों नातेदारों के साथ निभाना पड़ता है। इनको तो कुछ लेना देना है नहीं नाते रिश्ते से, जो कुछ भी है वह सब मुझे ही निभाना पड़ता है। और अगर मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊँ तो फिर कैसे चलेगा संबंध जो है, रिश्ते जो है वह कैसे चलेंगे। मैं तो इनसे कहती हूँ कि अगर पल्ला पकड़ा ही है, अर्थात विवाह किया है जीवन भर के लिए संबंध निभाने का, तो राधा भाभी से सोमा बुआ कहती है कि अगर पल्ला पकड़ा ही है तो मैं कहती हूँ कि जीवन के अंतिम समय में भी साथ ही रखो। पर यह तो इनसे होता नहीं। सारा धर्म कर्म जो है वे यहीं लूटेंगे और सारा जस वहीं बटोरेंगे, और मैं यहाँ पड़ी पड़ी इनके नाम को रोया करूँ। उस पर जो भी कहीं आओ जाओ वह भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और फिर से राधा भाभी के सामने बुआ जो है वह फूट फूट कर रोने लगती। राधा भाभी आश्वासन देते हुए कहते हैं कि बुआ रो मत, वो तो इसलिए बिगड़े कि तुम बिना बुलाए चली गई। अब जाने भी दो इस बात को। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना ही भूल गए तो मैं भी क्या मान करके बैठ जाऊँ। बुआ कहती है, क्या कहती है कि इतनी हंगामे में, इतनी बड़े प्रसंग में अगर मुझे बुलाना भूल गए हैं तो क्या मैं घर वालों का मान करके बैठ जाऊँ? वह तो मेरे बेटे जैसा है, और फिर घर वालों का कैसा बुलाओ। और मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ कि कोई प्रेम रखता है, अपनापन रखता है तो मैं उसके घर बिना बुलाए भी चली जाऊँ। और कोई अगर प्यार स्नेह न रखे तो 10 बुलावे पर भी न जाऊँ। और अगर मेरा अपना बेटा हरखू होता और उसके यहाँ इस प्रकार का प्रसंग होता तो क्या मैं उसे बुलावे का इंतज़ार करती रहती, उसके बुलावे के भरोसे बैठे रहती। मेरा हरखू और किशोरी लाल दोनों एक जैसे हैं, वो मेरे बेटे जैसे। और आज हरखू नहीं है तो इसी से मैं दूसरों के प्रसंगों में उसे देख देख कर मेरा मन जो है उसे भरमाती रहती हूँ। और फिर से बुआ जो है हिचकियाँ लेकर रोने लगती। अब बुआ को समझाते हुए राधा भाभी जो है अपनी आवाज़ भरचक बनाकर, कोमल बनाकर, पापड़ों को फैलाकर बुआ से कहती है, तुम भी बुआ क्या बात को कहाँ से कहाँ जाकर ले गई। अब जाने भी दो, चुप भी हो जाओ। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए पापड़ भूनकर लाती हूँ, तुम जरा खाकर चक्कर बताओ तो पापड़ कैसे हुए। और इतना कहकर राधा भाभी जो है वह ऊपर के कमरे में चली जाती। कोई 1 सप्ताह इस घटना को बीता होगा कि सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आती है और सन्यासी जी महाराज के पास जाकर कहती है कि सुनते हो, हमारे देवर जी के ससुराल वाले की किसी लड़की का संबंध हमारे गांव के भागीरथ जी जो है उनके बेटे के साथ तय हुआ, और वे सब लोग शहर से यहाँ आकर ही ब्याह करने जा रहे हैं। देवर जी के बाद तो उनके यहाँ जैसे रिश्ता संबंध जो है वो कट सा गया है, रहा ही नहीं। पर है तो आखिर समझी ही, और वे तुमको बिना बुलाए मानने वाले नहीं है। समझी को आखिर कैसे भूल सकते हैं। और बुआ जो है वह पुलकित होकर हंसने लगती है। सन्यासी जी महाराज एकदम मौन रहते। तो बुआ के बात प्रस्तुत करने पर भी सन्यासी जी महाराज में कोई जो है प्रसन्नता नहीं दिखी, तो उनकी यह उपेक्षा से बुआ का हृदय तो दुखा, ठेस तो लगी, लेकिन इस प्रसंग की बात को सुनकर ही वह प्रसन्न थी। फिर क्या था, इधर उधर जाकर बुआ जो है वह विवाह की प्रगति कहाँ तक हुई है उसके समाचार जो है वो बात सुनकर लाती। और आखिर एक दिन उन्हें यह पता चल भी गया कि वे सब लोग यहाँ आ गए हैं और जोर शोर से शादी की जो तैयारियां हैं वह होने लगी।
और पूरी की पूरी सारी जो बिरादरी है उसको इस प्रसंग में न्योता मिलने वाला और खूब रौनक होने वाली है। आखिर दोनों ही समधी जो है वो पैसे वाले जो ठहरे। फिर बुआ जो है वो प्रसन्न रहने लगती। एक दिन सभी स्त्रियों के साथ बुआ जो है वो बैठी होती है। तभी बुआ कहती है कि आखिर देवर जी के मृत्यु के बाद उनके साथ कोई नाता रिश्ता तो रहा ही नहीं है। पता नहीं नई फैशन वाले हैं, इतने सालों बाद बुलावा आएगा भी या नहीं आएगा। तो बुआ के इस पर कहने पर उसके आसपास जो स्त्रियां बैठी हुई थी उनमें से घर की जो बड़ी बहू है वह दाल पीसती हुई बुआ से कहती है कि बुलावा क्यों नहीं आएगा बुआ, आखिर समधी जो ठहरे, ऐसे आसानी से रिश्ते नाते बुलाए थोड़ी जाते हैं, बुलावा जरूर आएगा। तभी उसकी जो विधवा ननद है वह इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि बुआ बुलावा तो आएगा ही, मैं लिस्ट में आपका नाम देख कर आई हूँ। तो सुमा बुआ जो है वह थोड़ी खिसक कर पास चली जाती है और कहती है प्रसन्न भाव से कि क्या तुमने अपनी आंखों से लिस्ट में मेरा नाम देखा? तो विधवा ननद कहती है हाँ, मैं अपनी आंखों से उसमें नाम देखकर आई हूँ, आपका नाम तो है ही बुआ, बुलावा आपको आएगा ही। फिर क्या था, बुआ को तो पता चल गया कि उनका नाम लिस्ट में है और बुलावा शादी के लिए आने वाला है। तो तैयारी करने के लिए तुरंत 2 पल भी वहाँ रुके बिना सीधे ही घर चले आई और घर आकर सीधे ही राधा भाभी के पास ऊपर के कमरे में चली गई और राधा भाभी के पास जाकर तुरंत कहने लगी, देखो राधा, मैं तो ठहरी पुराने ख्यालों वाली, आजकल के नई फैशन में लड़की वालों को क्या दिया जावे है ये तू तो बहुत अच्छे तरह से जानती हो। और समधी जो है वह पैसे वाले ठहरे, अमीर ठहरे, और उसको जो दिया जावे वह तू तो जानती हो। और इससे पैसे वाले समधिन को क्या दिया जाए, कितना दिया जाए, उस प्रकार का नई फैशन में लड़की को जो दिया जाए वह तू सब कुछ जानती है। और अब समय ज़्यादा रहा नहीं, शादी के बीच में 2 दिन है, तो कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं है। तू भी तैयार ही कुछ ऐसी चीज़ ला कर दे जिनसे समधी के यहाँ लाज भी बची रहे और खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए 2 दिन ही ठहरे हैं, तो अब तू कुछ बना बनाया ही लाकर मुझे दे ताकि मैं समधीन के यहाँ जो लड़की की शादी है उसमें जा सकूँ, खाली हाथ तो जा नहीं सकता। तो बुआ को जैसे ही ये पता चलता है कि उनका नाम लिस्ट में है तो बुआ घर आकर तुरंत ही राधा भाभी के पास पूछने के लिए चली जाती है कि आज की नई फैशन में रिश्ते वाले लड़की वाले जो है उनको क्या दिया जाता है, और अब बनाने का कोई समय है नहीं, कोई गहना आदि, तो कुछ बना बनाया ही सामान जो है वह तू लाकर मुझे दे ताकि अमीर घर के है तो खाली हाथ जाना ठीक रहेगा नहीं। इस प्रकार बुआ को जैसे पता चलता है तो शादी में जाने की तैयारियां बुआ प्रारंभ कर देती। तो ये आज के भाग में हमने इतना कथा सारांश जो है वह देखा। अब आगे हम देखेंगे कि क्या बुआ को बुलावा शादी में आएगा और बुआ जो है वह लड़की वालों को भेंट देने के लिए, सौगात देने के लिए पैसे का इंतजाम जो है वह कहाँ से करने वाली है, कैसे वह पैसे उसके पास आएंगे, क्योंकि उसका कमाने वाला कोई है नहीं। तो बड़ी अच्छी तरह से कीमती भेंट देने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे और शादी के लिए बुलावा आएगा, बुआ जाएगी, इन सब बातों की चर्चा जो है वह अगले भाग में हम करेंगे। धन्यवाद।